हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय बेशक एक है जिसमें हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, लेकिन इसको हम 3 भागों में बाँट कर करेंगे। 3 मामले अलग-अलग हैं। 3 मामले क्या-क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 मामले इस प्रकार से हैं। पहला है बिजली का अधिकार। ये एक केस था जो दिल्ली का है, वो आया और उसमें मकान मालिक और जो उसका किराएदार है उसके बीच डिस्प्यूट होता है और बाद में उसकी जो बिजली है वो काट दी जाती है और ये मामला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट अधिकार देता है और वो कहता है कि भाई ये इस व्यक्ति के जीवन का मौलिक अधिकार है, इसलिए इसकी बिजली को नहीं काटा जाना चाहिए। और दूसरा मामला है डिजिटल पहुँच का अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दिया और उन्होंने कहा है कि देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं जो केवाईसी कराती हैं, वो अपनी केवाईसी के जो एप्लीकेशन है उनको इस तरीका से डिजाइन करें ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो भी अपना केवाईसी अच्छे से कर पाए, उनको कोई बाधा ना आए। तो समावेशी अपने इस सिस्टम को या इस इकोसिस्टम को बनाइए। और तीसरा जो है वो है प्रारंभिक बचपन की देखभाल का अधिकार। यानी कि एक सांसद है सुधा मूर्ति, ठीक है, उनके द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लाया गया और संसद में उस पर चर्चा हुई और उस चर्चा में बताया गया कि किस प्रकार से जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं या वेस्ट में भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, लगभग 46 कंट्री ऐसे हैं जो बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक जो है फ्री केयर देते हैं और एजुकेशन फ्री देते हैं। और उसमें जब ये संसद में चर्चा हो रही थी तो उस टाइम पे ये भी कहा गया कि भाई हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसका एक लक्ष्य है 2030 तक सार्वभौमिक शिक्षा का जो अधिकार देकर के 100% लिटरेसी रेट लेकर के आना है। तो ये जो लक्ष्य है, ये जो कानून है, यानी कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल जो है कानून बनता है तो ये 21 बी बनेगा। क्या बनेगा? 21 बी, आर्टिकल 21 बी। तो ये जो है आपके इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो ये टारगेट है इसके साथ भी अलाइंड है। तो ये बिल जो है ये पास होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल 2 से 3 मेंबर बिल ऐसे आए हैं जो पास हुए हैं आज तक, लेकिन इसके कानून बनने की संभावना बहुत रेयर है। आप कह सकते हैं कि भाई ये मामला ऐसा है, बन भी सकता है, तो देखते हैं। वैसे मुझे इसकी संभावना कम लगती है। तो ये 3 मुद्दे अलग-अलग हैं। इसको लेकर के जैसा कि मैंने आपको एक समरी बताई है इसकी, आप यहाँ पे भी देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये वाली बात मैंने आपको बता दी, किराएदार। अब उन्होंने यही कहा था जो हाई कोर्ट था कि भाई रोटी कपड़ा मकान की तरह ये बिजली भी जो है जीवन का अधिकार है के उसमें ही आती है। अब जैसे मैंने बताया कि एक प्रस्तावित ये बिल है, अगर ये बनता है तो 21 बी जो है जुड़ जाएगा, जिसके अंदर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे को देखभाल और मुफ्त शिक्षा का जो है अधिकार मिल जाएगा। किसने किया है? राज्यसभा सांसद है सुधा मूर्ति, उनके द्वारा ये बिल पेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ बताया गया कि भाई ये अलाइंड है। उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो बच्चों को, लगभग 46 ऐसे कंट्री हैं जो बच्चों को ये अधिकार देते हैं। तो भारत भी एक वेलफेयर स्टेट है, तो क्यों ना हम ये करें। और दूसरा तर्क दिया गया कि भाई हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ भी ये अलाइंड है। और साथ ही साथ में एक जो तीसरा मामला जो था उसमें जो मैंने बताया था कि भाई आप अपनी केवाईसी को जो है समावेशी बनाएं ताकि व्यक्ति का जो 14, 15 और 21 में जो अधिकार उन्हें मिले हैं उनका उल्लंघन ना हो और जो केवाईसी है वो आसानी से हो जाए। आरबीआई और सेबी जो है उसको समावेशी बनाने के लिए जो ऐप होती है उनकी, उन पर काम करेगा। तो ये आज की न्यूज थी। और अब इसको मैं जैसे आपको बताता हूँ विस्तार से क्या है। विस्तार क्या है? अच्छा, ये जरूरी क्यों है? यूपीएससी में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट से बहुत बार प्रश्न आते रहे हैं अलग-अलग उनके, जैसे कि 2017 से 24 तक अगर आप देखोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से प्रश्न आए हैं, कानूनी शासन रूल ऑफ लॉ से, निजता के अधिकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे ही समानता, राइट टू इक्वलिटी से, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब प्रश्न आते रहे। तो इसका मतलब है कि आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जैसे मैंने ये आपको समझा दिया कि ये 3 मुद्दे हैं, इसके अंदर वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। पहला क्या है? वही जो मुद्दा जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जो है वो उसको जो मालिक है वो एनओसी देने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जो बिजली कट गई है और बिजली को दोबारा से कनेक्शन लाने के लिए एनओसी की आवश्यकता होगी। वो कहता है कि मैं दूंगा नहीं। इसको लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट ने क्या बोला है वो मैंने आपको बता दिया है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय की जो ऐतिहासिक फैसला आता है, और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जैसे रोटी कपड़ा मकान है उसी तरीका से बिजली का जो अधिकार है वो भी क्या है, इसकी जो है मौलिक अधिकारी है। और ये जो मामला है अगर आपको याद रखना हो तो ये है मैकेजी जैन वर्सेस बीएसईएस राजधानी, ये केस का नाम है, ठीक है। और न्यायालय का फैसला वही जो मैंने आपको बताया कि भैया एक व्यक्ति को गरिमा से रहना है तो उसकी राइट टू डिग्निटी जो है उसमें ये आता है। रोटी कपड़ा मकान की तरह ये भी एक अधिकार है। मकान मालिक जो है नागरिक के साथ में या किसी किराएदार के साथ में उसकी बिजली के अधिकार से उसे वंचित नहीं रख सकता। अब बिजली तक पहुंच जीवन का अनिवार्य हिस्सा उन्होंने बता दिया है, क्योंकि ना मौलिक अधिकार में है। और मौलिक अधिकार आप जानते होंगे कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य मतलब है उनको आप लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उनके साथ ऐसा नहीं होता। अब आता है दूसरा मामला। दूसरा क्या है? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब है कि भाई आपकी जो जो एप्लीकेशन है वो यूजर, उनका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ऐसा ना हो कि आप एक सोसाइटी का एक पार्ट को जो है इससे वंचित कर दो और एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाए। तो उन्होंने बताया कि भाई अपनी केवाईसी जो है, अपनी एप्लीकेशन और उनका जो इंटरफेस है उसको ऐसा बनाइए कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हो या एसिड अटैक सर्वाइवर्स हो वो भी इसको आसानी से एक्सेस कर पाए। चाहे वो रेटिना यानी कि जो फेशियल रिकॉग्निशन हो या रेटिना का जो रिकॉग्निशन करके वो एप्लीकेशन जो है वो
केवाईसी करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अपनी जो तकनीक है उसमें कुछ इस तरीका से उसको ऑप्टिमाइज कीजिए ताकि ये लोग भी जो है इससे वंचित ना रह जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी को लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया था, निर्णय दिया था। उन्होंने बताया था कि अनुच्छेद 21 जो है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देता है, अनुच्छेद 14 जो है जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 38 जो डीपीएसपी में आता है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात कहता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप इस तरीका की अपनी ऐप डेवलप करते हैं जिससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है तो ये उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट वाला, इसको बोलते हैं राजीव रातुरी बनाम भारत संघ 2014 का ये मामला है। तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला था। अब बात आती है केवल पहुंच से बात समावेशी नहीं होगी, डिजिटल भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई और सेबी दूरसंचार विभाग अपने केवाईसी मानकों में शोधन करें या अपनी एप्लीकेशन को इस तरीका का उनका जो यूजर इंटरफेस बनाए कि ताकि जो पीडब्ल्यू वाले लोग हैं, विकलांग व्यक्ति हो या ग्रामीण आबादी हो या ही तो बुजुर्ग लोग हों या फिर भाषाई अल्पसंख्यक हों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, कोई भी इसके पीछे ना रह जाए, तो डिजिटल डिवाइड क्रिएट ना हो जाए, इसका ध्यान रखें क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। इसलिए सबस्टैंटिव इक्वलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इक्वलिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही बोला है भविष्य की नींव प्रारंभिक। ये तीसरा मामला है जो मैंने आपको बताया। तीसरा मामला क्या है? एक बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल है, जो कि राज्यसभा में पेश किया गया और बताया गया कि अगर आप इसको बनाते हैं तो एक नया अधिकार 21B जो है वो जुड़ जाएगा। इसके तहत होने क्या वाला है, जैसे मैंने आपको बताया 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा और केयर यानी कि देखभाल की जो अधिकार को उनको मिल जाएगा। उसे लेकर के जब जैसे अधिकार मिलेगा तो फिर वो मजबूरी हो जाएगी, लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पीछे इसका तर्क ये था कि भाई जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इस 6 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उनका जो 95% जो दिमाग का विकास है वो हो चुका होता है। इसीलिए ये एज जो है वो गोल्डन इरा है, यानी कि गोल्डन एज पीरियड आप इसे कह सकते हैं। इसीलिए जो है आप इस कानून को बनाइए जिससे आपका, और दूसरा तर्क इन्होंने ये भी दिया था इसमें कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, ये भी इसके साथ अलाइन है। क्यों? क्योंकि आप भी वही लक्ष्य रख करके चले हैं कि 2030 तक हमको सार्वभौमिक शिक्षा जो है लागू करनी है, यानी कि सब बच्चे एजुकेशन से जुड़े। तो अगर आप ये लागू करते हैं तो बच्चे जो है पहले से ही इसमें जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो ये उन्होंने बताया इसके पीछे लॉजिक। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि क्या ये कानून बनेगा, मुझे नहीं लगता। क्यों? प्राइवेट मेंबर बिल है और इससे क्योंकि फंडामेंटल राइट मिल रहा है तो सरकार पर दबाव ही पड़ने वाला है इससे। तो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। ये दिखाया गया कि किस प्रकार से जो जन्म के समय जो है 25% जो दिमाग का विकास होता है, जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो 50% होता है, 2 वर्ष के होते होते 80% विकसित हो जाता है, 5 वर्ष के बच्चे का दिमाग जो है 90% तक विकसित हो जाता है, और 6 वर्ष के बच्चे का जो दिमाग है वो 95% तक जो है विकसित हो चुका होता है। यानी कि अगर हम देखें तो उसका जो कॉग्निजेंस है, संज्ञानात्मक, सोशल और उसका जो इमोशनल विकास है वो पूरी तरीके से हो चुका होता है। इसीलिए अगर हम इन 3 बिंदुओं को क्रिटिकल पॉइंट मानते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि ये एज जो है वो क्या है, गोल्डन इरा है या गोल्डन एज पीरियड है। इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना होगा ताकि हम जो लेकर के चले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला वो हम कर पाए। और भी इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बात वही है कि अनुच्छेद 21A में तो ये 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी गई है पहले से ही। लेकिन अब ये 3 से 6 वाले में क्यों? क्योंकि वहां पे केयर वाली बात भी आ रही है, केयर, ठीक है। तो केयर होगी तो उनको खान पीन का भी वो मिल जाएगा। अनुच्छेद 45 जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे आता है लेकिन डीपीएसपी के अंदर है। अब डीपीएसपी जो है वो कानून योग्य तो है नहीं, उनको लेकर के तुम आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट राज्य को बाध्य करे नहीं आप ऐसा करें। तो इसलिए ये तो इसका मायने बचता नहीं है। अब बात आती है कि भाई जो 21B अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार मिल जाएगा, बच्चा जो है अपनी देखभाल और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि सरकार इसे इसीलिए भी पास नहीं करेगी। देखिए आवश्यक प्रक्रिया क्या है इसके लिए, भाई अगर कोई 21B लाना है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास करना पड़ेगा और राज्यों का जो अनुसमर्थन है वो भी चाहिएगा, ठीक है, 50+1, ठीक। अब वही है नीति संरेखण जो मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट भी है किससे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। 2030 जो अपने बताया कि भाई हम सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को देंगे, उसके साथ अलाइन है। अब बड़ी तस्वीर, चुनौतियां और वैश्विक प्रेरणा, वही बताया कि भाई इस जब डिबेट हो रही थी संसद के अंदर तो उन्होंने ये बताया था कि देखिए बेहतर प्रशिक्षण और समर्थन के लिए ये प्रणाली आवश्यक है। पर्याप्त शहरी वित्त पोषण जो है, उन्होंने बताया कि जो आंगनबाड़ी है उनके पास जो है इतना वित्त होता नहीं है कि वो पूरी तरीके से इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो फूड या उनका जो न्यूट्रिशन है उसको दे पाए। निजी प्री स्कूलों का जो मुद्दा, उन्होंने बताया कि 49% जो आंगनबाड़ी है नामांकन बच्चे प्री स्कूल सेवाओं में शामिल नहीं हो पाते। अगर वो नहीं शामिल हो पाएंगे तो वो कहां जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, जिससे निजी स्कूलों को जो है बढ़ावा मिलता है। तो वो कह रहे कि भाई अगर आप ये करते हो, फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने बताया कि देखो यूनेस्को के 194 देश है जिनमें से 46 ऐसे देश हैं जो इसी तरीका के कानून जिन्होंने बनाए हुए हैं। जो उन्होंने उदाहरण भी दिए जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, स्वीडन वगैरह, वो इसमें आते हैं। कुछ यूरोपीय संघ के देश भी हैं जिसमें लातविया है, बुल्गारिया है, ये सारे जो देश हैं ये भी हैं जो कि अपने बच्चों को इस तरीका के कानून बना करके रखते हैं। अब वही है कि इससे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या मिलेगा। अगर हम तीनों को अगर समरी करूं मैं इसका, तो बिजली का अधिकार
जैसे कि आपको बताया न्यायिक पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला 21 के अंदर ही आता है। डिजिटल पहुंच का अधिकार जो मैंने आपको बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें बताया हुआ है कि भाई आप डिजिटल डिवाइड क्रिएट नहीं कर सकते। और तीसरा जो है वो प्रारंभिक बचपन वाला मैंने बताया कि 21 भी जुड़ जाएगा अगर ये आता है तो फ्रेंड्स आज के लिए यही था। और जैसे मैंने बताया कि ये तो सतत एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी। और ये जो 3 कानून जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये तीनों अगर आप तीनों को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत संविधान है। ये थ्योरी पर आपको देखो इसी लाइन पर मेंस में क्वेश्चन आते रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि भाई भारत का जो संविधान है वो जीवंत संविधान है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हाल फिलहाल में ये 3-4 वाद ऐसे हैं और कुछ आप पॉलिटी का जो स्टैटिक पार्ट कवर करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। तो बस आज के लिए यही है। अगर आपको चाहते हैं कि ये सारी पीडीएफ और जो और वीडियो है वो भी आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप जाइए, पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। मेरा पीआरएस ऑफिशियल ऐप है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद।